हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सिलेबस केंद्रीय मंत्री परिषद पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल अनुच्छेद 74 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि यह मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75 के 1 के क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उनके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की कुल संख्या 51 है। प्रश्न कोश देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 1 के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है।
अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75 के 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में स्पष्ट लेखन की राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री होता है तो आपका हो जाएगा आंसर डी। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो आपको हो जाएगा आंसर बी, केंद्र सरकार का। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का गठबंधन का नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है जिनके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह का देख लेते संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक स्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। देख लेते संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कैबिनेट का तात्पर्य है तो आपका हो जाएगा आंसर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 42वें संविधान संशोधन से है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर बी, केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह तो आपको हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इनके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद
52 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुधार दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की स्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया। तो आपका हो जाएगा ये बिल्कुल सही है दूसरा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी केवल 2। एन गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह ब्यूरो बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाव की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभाव में होता है। फरवरी 1973 में ऐसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभाव के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिनका समग्र प्रभाव प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों का सृजन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर भी हो जाएगा केवल 2। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही की हुई कही जाएंगी। ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के एक के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों में से केवल कथन एक सत्य है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो आपका हो जाएगा आंसर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है और मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपका हो जाएगा आंसर ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उनका किसी दल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 25 वर्ष।
संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है, अतः 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है। प्रधानमंत्री को तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति व संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का प्रमुख बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री तो आपको हो जाएगा आंसर सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उनके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अनुच्छेद 75(5) के तहत जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो आपको हो जाएगा आंसर भी 6 माह। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदस्यों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो आपको हो जाएगा आंसर 6 माह बाद। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। लोकसभा के प्रति बिल्कुल सही। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी सही है। अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प भी होगा। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो आपको हो जाएगा,
चलिए थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, इनमें से ये गलत है, केवल आंसर ए सही है। कथन है, भारत सरकार में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संघ के संसद के निम्नलिखित सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अंततः कथन ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण आर सही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी घटना चक्र का चैप्टर प्रधानमंत्री से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये गलत है। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये सही है। विधि निर्माण। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, तो आपको हो जाएगा आंसर बी। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्याग पत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की
व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, विधायिका के अधीन। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधान या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, लोकसभा की। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, स्पीकर। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है, तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 50। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन
के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वह मंत्रिपरिषद कार्य करती है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू ने नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। वे 1957 से 1962 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो आपका हो जाएगा, चलिए थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थी। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अतिरिक्त सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी तीसरा, C.H. भाभा। प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, C.H. भाभा वाणिज्य, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, C.H. भाभा खाद्य और विद्युत कार्य, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इन प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, देवेगौड़ा। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को शामिल करके एच.डी. देवेगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है।
प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। पहला, एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। दूसरा, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी 21 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। पांचवा, विश्वनाथ प्रसाद सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी उपर्युक्त अवधि के पूर्व 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पहला, जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इंदिरा गांधी, ये भी हो जाएगा। तीसरा, गुलजारी लाल नंदा और चौथा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये चारों हुए हैं। आंसर डी हो जाएगा। दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जिनमें गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो आपके हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में एवं दूसरी बार 1998 से 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के तृतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। निम्नलिखित राज्यों में एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे अविभाजित आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई हो जाएंगे बम्बई। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?
तो आपका हो जाएगा आंसर डी चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो आपका हो जाएगा आंसर सी चंद्रशेखर। देवगौड़ा आई के गुजरात एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इन दौरान वे बलिया लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर डी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रश्न प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो आपको हो जाएगा बीपी सिंह, आर वेंकट रमण, बाई बी चौहान, प्रणब मुखर्जी। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में दिए गए सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री? तो आपका हो जाएगा आंसर सी नरसिम्हा राव द्वारा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो आपके हो जाएंगे आंसर डी, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इनके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान में 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन
की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन ये देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण आर, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन तो आपका हो जाएगा आंसर बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। न तो एक और नहीं दो। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन एक गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः कथन 2 भी गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः प्रश्न दोनों कथन गलत हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो, ये गलत है। चौथा देख लेते हैं। कथन 4, संसदीय मामलों की
समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी गलत है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधान इतर निकाय है। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कथन इस प्रकार कथन पहला और दूसरा सही है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट सचिव का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इनकी अध्यक्षता वर्तमान में जून 1990 में हुई पुनर्गठन के तहत रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 3 एवं 4 गलत है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो आपके हो जाएंगे आंसर बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 91वां संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 के जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल संख्याओं के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो आप हो जाएगा आंसर सी, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बिल्कुल सही। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये गलत हो जाएगा। पंद्रह अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, श्वेत पत्र। भारत में सरकार द्वारा अथवा उनके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर स्वीकृति एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, गोपालास्वामी अयंगर। इन गोपालास्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एवं सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के नए समूह की
स्थापना की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय कायक के कार्य हैं? तो आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, ये भी सही है। मंत्रियों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता और दूसरा कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपबद्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। पहला, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना। दूसरा, मंत्रिमंडलीय बैठक के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना। तीसरा, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। चौथा आपको हो जाएगा किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। पांचवा, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना। छठा आपका मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इनके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, 1951। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एवं उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, राजीव गांधी। कर्मभूमि से नहीं, ये वीरभूमि से संबंधित है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है, न कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री शंकर दयाल शर्मा की है। अन्य विकल्प के युग्म सुमेलित हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था।